जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 7 के विज्ञान को पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे पौधे लगाते होंगे। आपने शायद गमलों में पौधा लगाया होगा या फिर अपने बगीचे में भी पौधा लगाया होगा। तो जब हम गमलों में या फिर बागीचे में पौधा लगाते हैं तो उसको हम पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है और उसमें फल और फूल आते हैं। लेकिन आप यदि कभी बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि रास्ते के किनारे खाली जगहों पर बहुत सारे पेड़ और पौधे, छोटे पौधे आपको दिख जाएंगे। उनमें आप फल भी देखेंगे या फिर फूल भी देखेंगे। तो ये जो पौधे आप सड़कों के किनारे देखते हैं, उनको किसने लगाया है? तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम तो पौधे अपने गमलों में लगाते हैं, बगीचे में लगाते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे पौधे कौन लगाते हैं? या फिर ऐसे जगहों में यदि आप गए होंगे जहाँ पर सामने आसपास गांव ना हो, शहर ना हो, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारे पौधे आपको दिख जाएंगे, तो वहाँ पौधे कौन लगाता है? तो ऐसे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो ऐसे जगहों में जो पौधे होते हैं वे प्रकृति के द्वारा तैयार हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? तो जो पौधे होते हैं उसके फल लगते हैं और फलों में क्या होता है? बीज होता है। तो जब फल पक जाता है तो वो फल जमीन पर गिर जाता है। तो आपने देखा होगा जब पेड़ का फल पकता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो जो फल नीचे गिरा उसमें जो बीज है वो बीज फिर अंकुरित होकर फिर से पौधा तैयार हो जाता है और एक बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। इसी कारण से जो खाली जगह होते हैं जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, बारिश मिलता है, धूप मिलता है, तो वैसे जगहों में अपने आप बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ होते हैं उन जगहों को क्या कहते हैं? उन जगहों को वन कहते हैं। तो ये जो वन होते हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? ये ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से मिलता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कहाँ जाता है? वो भी पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? ना हमको ऑक्सीजन मिलेगा और ना ही हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी अवशोषण हो पाएगा, जिससे वायु प्रदूषण हो जाएगा और मनुष्य का जो जीवन है बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि कोरोना जो परिस्थिति है उसमें भी ऑक्सीजन का कमी से लोगों का जान जाने लगा था। तो ऑक्सीजन के महत्व को आपने इस परिस्थिति में समझा होगा। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये पौधे हैं, ये हमारा पौधों से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि पौधे सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं हमें, साथ ही हमको भोजन भी पौधों से ही मिलता है, फल मिलता है, लकड़ियाँ मिलती है, पत्ते मिलते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हमें जंगलों से, वनों से प्राप्त होते हैं। तो जब ये वन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए ये इतना ज़रूरी है, तो हमको वन के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 में है वन हमारी जीवन रेखा। तो हमारे जीवन का आधार है वन। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो जो वन होते हैं वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए आज वनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि वन किस तरह से हमारे लिए आवश्यक हैं। विद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण। तो आपने अक्सर अपने विद्यालयों में भी देखा होगा कि किसी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है और पौधा लगवाया जाता है उनसे। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि बाकी लोग भी उनको देखकर प्रेरित हों और वृक्ष लगाएं। तो विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण हो रहा है। मुख्यमंत्री आए, उनके कर कमलों द्वारा पौधे लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। शहर में सड़कों के किनारे भी पौधे लगाया गया है। तो पौधों को लगाया जाता है सड़कों के किनारे और पूरे देश में वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है।
तो आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों के द्वारा भी ऐसा विज्ञापन दिया जाता है कि वृक्ष ही जीवन है, उसको सुरक्षित रखिए, वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए। और हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा भी प्रचार किया जाता है कि वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्षारोपण को से जुड़े बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए जाते हैं। साथ ही हमारे जो किताब हैं, पाठ्य पुस्तक है, उसमें भी बहुत अच्छे संदेश रहते हैं कि हमें वृक्ष क्यों लगाना चाहिए। तो वृक्षारोपण हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा ताकि बाकी बच्चे भी इससे प्रोत्साहित हों और वे भी वृक्ष लगाएं। तो ये सारा चीज होते देखकर रोहित एवं उनके साथी यह जानना चाहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वृक्षों को क्यों लगाया जा रहा है। तो सभी तरफ क्या दिख रहा है कि विज्ञापन की वृक्ष लगाओ, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है और ये जो वृक्ष लगाना ये क्यों जरूरी है, तो ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके मन में भी इस तरह के कभी सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, पौधे क्यों लगाए जाते हैं, इतना क्यों जोर दिया जाता है कि पौधे लगाओ। तो देखिए यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यालय में वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे मिलकर पौधे लगा रहे हैं। तो अगले दिन बच्चों ने कक्षा में शिक्षक के सामने अपना जो प्रश्न है उसको दोहराया। तो बच्चे सोच में पड़ गए कि वृक्षारोपण क्यों किया जा रहा है। तो ये प्रश्न का जवाब उनको चाहिए था। तो इसका जवाब कहाँ से मिले अब, तो उन्होंने सोचा कि शिक्षक से ये प्रश्न किया जाए और जवाब प्राप्त किया जाए। तो शिक्षक ने उन्हें समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े। तो जब हम सांस लेते हैं उसमें जो हमारा फेफड़ा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी के सहायता से हम सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो जैसा ये फेफड़ा हमारे लिए कार्य करता है उसी तरह से वन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो शिक्षक ने बताया कि वन जो है वो फेफड़े के जितना महत्वपूर्ण है। साथ ही जो वन होते हैं वे जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। तो उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए, लेकिन बच्चे उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब शिक्षक समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है, इसलिए वे इतने भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अतः उन्होंने बच्चों के साथ वन भ्रमण करने का निश्चय किया। तो शिक्षक ने सोचा कि इनको हम प्रैक्टिकली दिखाएं कि वन में क्या होता है, वन कैसे होते हैं, उनका क्या उपयोगिता है। तो शिक्षक ने सोचा कि इनको साथ लेकर वन घूमा जाए। तो बन गया प्रोग्राम वन घूमने का, वन भ्रमण का। तो एक दिन प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तुएं साथ लेकर विज्ञान शिक्षक के साथ समीप के वन की ओर निकल पड़े। तो विद्यालय के पास ही जो वन था वहां शिक्षक जो थे विज्ञान के शिक्षक वे बच्चों को लेकर निकल पड़े। और साथ में बच्चों ने क्या लिया, चाकू लिया, हैंड लेंस जो हाथ से देखने लेंस होता है, हाथ में पकड़कर देखा जाता है, वो लेंस लिया, छड़ी लिया, नोटबुक लिया। नोटबुक क्यों लिया, ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी उनके शिक्षक दे वे नोट कर सके। तो जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, तो बच्चे जैसे ही वन में प्रवेश करते हैं वैसे ही जो शिक्षक होते हैं वे इशारा से सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। तो बच्चे जहां भी जाते हैं क्या करते हैं, शोर करते हैं। और वैसे ही हुआ, बच्चे जैसे ही जंगल में गए वे भी शोर कर रहे थे। तो ऐसे में शिक्षक ने इशारा किया कि सभी शांत हो जाओ। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बच्चों को क्यों शांत किया? देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, ये है वन। कितनी हरियाली दिख रही है ना, बड़े बड़े पेड़ हैं, नीचे छोटे छोटे पौधे हैं। तो इस तरह का हरा भरा होता है वन। तो शिक्षक ने बच्चों को इशारे से कहा कि सभी शांत हो जाओ। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वन में रहने वाले जंतुओं को शोर से परेशानी हो सकती है। तो
तो जो जंगल में जीव जंतु हैं, पंछी हैं, उनको शोर करने से परेशानी हो सकती है। तो यदि कोई आपके घर में बिना बुलाए आ जाए और शोर करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जंगल में रहने वाले जो जंतु हैं वे भी शोर के आदी नहीं हैं, क्योंकि उनको शोर, वहाँ जंगल तो शांत रहता है, वहाँ शोर नहीं होता, लेकिन अचानक से यदि शोर सुनने को मिलेगा तो वे भी परेशान हो जाएंगे। तो सभी ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर गए जहां से वन का व्यापक दृश्य देख सके। तो सभी बच्चों को लेकर शिक्षक थोड़ी ऊंचाई पर गए जहां से पूरे जंगल को देखा जा सकता था। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना लिया था। तो जो पौधों के शिखर थे, उसके जो चोटी थे, तो वो क्या थे, भूमि से काफी ऊपर थे और इतने घने थे कि लग रहा था कि हरा एक चादर बिछा हुआ, चादर जैसा एक आवरण सा, उनको हरियाली वाला आवरण दिख रहा था। क्योंकि आप भी जब जाएंगे देखिएगा, कहीं ऊंचाई से देखेंगे जंगल को तो लगेगा कि जैसे एक हरा चादर बिछा हुआ है। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा घने थे पेड़, तो वहां पर हरा दिख रहा था, हरा आवरण, लेकिन कहीं कहीं क्या थे, छोटे पौधे थे या फिर वहां कम पौधे थे, तो वैसे जगहों में जो हरा आवरण था वो कम दिखाई दे रहा था। वहां का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। तो जंगल में कभी जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा कि वहाँ कितनी शांति है। चारों तरफ सुंदर सुंदर पौधे हैं, हरियाली है और एकदम सन्नाटा है, और वहाँ जो हवा चलती है वो धीरे धीरे और ठंड हवा चलती है। तो कितना सुंदर वहाँ का परिवेश होता है। और ऐसा परिवेश में जब बच्चे गए तो वे बच्चे तरोताजा और प्रसन्न हो गए। तो ऐसे परिवेश में जाएंगे तो ऐसे ही मन क्या होता है, खुश हो जाएगा। तो वे बच्चे भी खुश हो गए और अपने को पूरा फ्रेश महसूस करने लगे। क्योंकि जब हम पौधों के, जहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वैसे जगहों में जाकर जब हम बैठते हैं तब हमको कैसा लगता है, बहुत आनंद आता है, ठंड महसूस होती है, और जब हवा चलती है तो बोलना ही नहीं है, कितना सुंदर लगता है। तो बच्चे भी ऐसे ही तरोताजा महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पर एक तिथि दिया गया है, देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो ये वन दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि वनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अब देखते हैं जीव जंतु। बच्चे तो वन में पहुंच गए, लेकिन अब उनको जीव जंतुओं को देखना था। तो क्या है, होता है आगे देखिए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पंछियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ अजीब ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। तो जैसे ही बच्चे ऊंचाई से नीचे उतरे तो वहां पर ऊंची ऊंची जो शिखर थे, पौधों की टहनियां थी, वहां से उनको शोर सुनाई देने लगा, अजीब सा शोर। तो ये सुनकर बच्चे भी उत्तेजित हो गए कि क्या बात है, ऐसा शोर क्यों हो रहा है। तो ये जो शोरगुल हो रहा था जंतु जानवरों के द्वारा, पंछियों के द्वारा, तो वो क्यों हो रहा था, बच्चे सोचने लगे। तो शिक्षक ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहां की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे। तो जो बंदर नीचे थे वे ऊंचाई पर चढ़ गए थे। जब बच्चे आ गए तो अचानक से वे लोग आ गए थे, बच्चे बाहर से, तो ऐसे तो वे लोग मनुष्य के इतने आदी नहीं होते हैं। तो जैसे ही वहां आ गए तो जो बंदर थे वे ऊंचाई पर जाने लगे। और ऊंचाई पर कौन रहता है? ऊंचाई पर बहुत सारे घोंसले रहते हैं। देखिए यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है, एक बंदर है जो पेड़ों पर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऊंचाई पर जब बंदर पहुंच गए तो वहां विश्राम कर रहे पंछी अशांत हो गए। तो बंदर ऐसे नीचे तरफ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऊंचाई पर चले गए तो जो वहां पंछी थे वे भी अशांत हो गए कि कुछ अनहोनी होने वाला है, इसलिए बंदर भी ऊपर आ गए हैं। तो जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं।
तो जब भी कोई खतरे का आभास होता है जंतुओं को, तो वे अपने साथी जो जंतु होते हैं उनको भी सचेत करने के लिए, सतर्क करने के लिए एक अलग तरह का आवाज निकालते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि कोई आ गया है, कोई खतरा है। तो इस तरह से वे अपने दोस्तों को भी बताते हैं। तो वहाँ सभी लोग अलर्ट हो गए, पंछियां भी हल्ला करने लगी, अपनी अलग तरह की ध्वनि से आवाज करने लगी कि कोई जंगल में है और कुछ खतरा है, इस तरह का। तो शिक्षक ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। क्यों सघन क्षेत्रों में जाने के लिए शिक्षक ने मना किया? क्योंकि जो कम सघन क्षेत्र हैं, जहां बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है, घने नहीं है, तो वहां जो जीव जंतु रहते हैं वे इतने खतरनाक नहीं होते हैं। लेकिन जो घने जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शिक्षक ने कहा कि सघन क्षेत्रों में नहीं जाना है। जो सघन क्षेत्र होते हैं वे सूकर रहते हैं, बरहा या सुअर उसी को कहा जाता, गौर, बाइसन, गीदड़, शेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने घने क्षेत्रों में जाने से मना किया। वन अनेक प्रकार के जंतुओं एवं पौधों को आवास प्रदान करता है। तो वन में बहुत तरह के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते, पंछी पाए जाते हैं। तो ये जंतुओं का, पौधों का, पेड़ों का, पंछियों का क्या है? आवास स्थान है। देखिए इस चित्र में कौन दिख रहे हैं? हाथी है, 3 हाथी है, बीच में हाथी का बच्चा भी है। तो वन एक आवास, और पेड़ पौधे भी किनारे हैं, दिख रहे हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी। तो जहां बच्चे चल रहे थे वो जो भूमि था वो समतल नहीं था, कहीं ऊंचा था तो कहीं नीचा था, और अनेक वृक्षों से ढकी थी, और जो वन था वो वृक्षों से ढका हुआ था। शिक्षक ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, सागवान, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान कराई। तो शिक्षक वहाँ जो पेड़ थे उनके बारे में बच्चे को बताए, उनका पहचान कराए, और बच्चों ने उसको नोटबुक में लिखा। तो बच्चे इसीलिए नोटबुक लेके आए थे, उसको वे नोट करते गए और उनको पहचान भी हुआ कि ये जो पौधा है इसका नाम क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे पेड़ों के बारे में शिक्षक ने बताया। अरुण ने कहा, अरे यहाँ तो वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास भी है। तो बच्चे पहले ही पढ़ चुके थे कि वृक्ष को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया जाता है उनके ऊंचाई के अनुसार। तो अरुण जो बच्चा था उसको याद था कि ये जो वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, शाख है, घास है, ये तो यहाँ सब कुछ है। और वृक्षों से बिसर्पी और आरोही लताएं भी लिपटी हुई हैं। तो देखिए ये सारी चीज वे पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकली वहां देखा, ये सारी चीजों को अनुभव किया, तब उनका जो पढ़ा हुआ चीज था वो उनके दिमाग में आने लगा और उनको और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आने लगी। पहले तो उन्होंने बस किताब में पढ़ा था, लेकिन अब जब खुद वे जंगल में गए और सभी पेड़ों को देखा, झाड़ियों, शाख और घास को देखा, तो उसके बीच में जो अंतर है उसको और अच्छे से वे समझ गए। साथ ही उन्होंने पेड़ों के ऊपर बिसर्पी लता को देखा, आरोही लता को देखा। तो इसलिए किताबों में हम जो पढ़ते हैं उसको जब हम उस जगह पर जाकर देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी जो छवि है और अच्छे से रह जाती है। इसलिए किताबों में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन यदि आसपास वो सारी चीजें आपको मिले तो उसको भी देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, और आपकी किताब में जो है उसके साथ उसको मिलान कीजिए। बच्चों ने शिक्षक से पूछा, क्या इसी प्रकार के वन पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं? तो शिक्षक ने बताया कि हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, जिसमें लंबे तथा ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। तो जो पहला वनों का किस्म है वो है उष्णकटिबंधीय वन। तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन है उसमें जो पेड़ होते हैं वे लंबे होते हैं, काफी ऊंचे होते हैं। इन वनों में कई क्षेत्रों में भूमि स्तर पर सूर्य की रोशनी न पहुंच पाने के कारण बड़े वृक्ष के नीचे छोटे पौधे और झाड़ियां बहुत कम पाई जाती है।
तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, इसमें जो पेड़ होते हैं काफी लंबे लंबे होते हैं और घने होते हैं। तो जब पौधे को आप देखेंगे, जो पेड़ होता है वो नीचे तरफ क्या है, उसका तना छोटा सा होता है, मतलब मोटा होता है, लेकिन नीचे तरफ इतना घना नहीं होता, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर जाने से उसकी जो शाखाएं हैं वो फैलती हैं और ऊपर का भाग क्या होता है, घना होता है, फैल जाता है, जिसके कारण वहां जो सूर्य की रोशनी है वो नीचे तक, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऊपर का जो भाग होता है, पेड़ों की जो शिखर होते हैं वे काफी घने होते हैं। इस कारण से वो नीचे वाले भाग में जो पौधे होते हैं वे बढ़ नहीं पाते हैं। झाड़ियां या फिर जो छोटे पौधे होते हैं वे बहुत कम होते हैं, क्योंकि सभी पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और सूर्य का प्रकाश ना हो तो पौधे भी अधिक बढ़ नहीं पाएंगे। तो इस कारण से उष्णकटिबंधीय जो वन है उसके नीचे झाड़ियां या फिर छोटे पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। अब है शीतोष्ण वन। शीतोष्ण वन में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ ताप कम रहता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं शीतोष्ण वनों में तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ तापमान जो है वो कम रहता है। तो तापमान कम होने के कारण वहाँ के जो पौधे हैं वे भी उसी के अनुसार होते हैं। जैसे अल्पाइन वन वहाँ पाए जाते हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं शीतोष्ण वन के, तो ऊंचे वाले क्षेत्रों में अल्पाइन के वन पाए जाते हैं। यहाँ पौधे कठिन परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, और जो पौधे होते हैं वे कठिन परिस्थितियों में जो पौधे उग पाए वैसे पौधे ही पाए जाते हैं। हमारे राज्य झारखंड में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो हम झारखंड राज्य में रहते हैं, तो यहाँ कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, ये वनों में पाए जाने वाले पेड़ों को दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए ये बांस है, ये सीमल का पेड़ है जिसमें रुई निकलता है, जिससे गद्दा तकिया बनता है। ये एक पेड़ है घना सा। तो इस तरह के जो पेड़ हैं वे पाए जाते हैं हमारे राज्य के जो वन होते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 1 को। आपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखी। तो आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसे सामग्रियों से बनाई गई है जिसे वनों से प्राप्त किया गया है। तो जो वस्तु आप अपने घरों में देखेंगे उनमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको वनों के उत्पादों से प्राप्त किया गया है, और उसका आप सारणी में भरिए। तो क्या आप जानते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि जो वन है वो हमारे लिए कितना कुछ देता है? तो वन से हमें लकड़ियां मिलती हैं, हवा शुद्ध होता है, बारिश भी वनों के कारण ही होता है। जहाँ वन घने वन होंगे वहाँ बादल भी आकर्षित होंगे, वहाँ वर्षा होता है, और गोंद मिलता है, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा मिलता है, जड़ी बूटियां भी मिलती है वनों से। तो इस तरह से वनों से बहुत सारे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ कुछ जानने योग्य दिया गया है हमारे झारखंड के लिए। तो झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान है। ये कहाँ है? नामकुम में है, जहाँ लाह पर शोध किया जा रहा है, और अन्य क्षेत्रों में भी इसकी इकाइयां हैं। तो इसकी बहुत सारी इकाइयां भी हैं। तो यहाँ लाह के ऊपर शोध किया जा रहा है। तो जो बच्चे घूम रहे थे उनमें से एक बच्ची थी अनीता। तो अनीता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को वन में किसने लगाया होगा। तो अनीता जानती थी कि हम पौधे जो हैं गमलों में लगाते हैं या अपने बगीचे में लगाते हैं, उसको कितना ख्याल रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, तब वो पौधा बच पाता है। लेकिन अनीता इतने सारे पेड़ देखकर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये जो वन है इसको किसने लगाया है, वनों में जो इतने सारे वृक्ष हैं इसको किसने लगाया है। तो स्वाभाविक सा है, जो नहीं जानते हैं वे सोचेंगे ही कि इतने सारे पेड़ कैसे आ गए, इतने सारे पेड़ किसने लगाए होंगे। तो शिक्षक ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। तो पेड़ों में क्या होते हैं, फल लगते हैं, फलों में बीज होते हैं। तो इतने बीज होते हैं कि वे जब अंकुरित होंगे, उसको यदि वैसा अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो एक वन तैयार हो सकता है प्राकृतिक रूप से।
वन भूमि उनके अंकुरन और नवोद्भिद पौधों को विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं और इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। तो अंकुरन होता है, जब बीज नीचे गिरते हैं, पहले फल पकता है, फल नीचे गिरता है, फलों में क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो वे बीज जब अनुकूल परिस्थिति मिल पाते हैं, धूप मिलता है, बारिश का पानी मिलता है, तो वे अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर वे पौधे बनते हैं और जो पौधे विकसित हो पाते हैं वे वृक्ष बन जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है, जो शिखर कहलाता है। तो नीचे जो तना होता है वो जगह क्या होता है, इतना घना नहीं होता, ये निचला भाग क्या है, घना नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से टहनियाँ निकलती हैं, शाखाएं निकलते हैं, ये भाग क्या हो जाता है, घना हो जाता है। और ये सबसे ऊपरी भाग क्या है, शिखर है वृक्ष का सबसे ऊपरी। ये यू आकार का है, देखिए यहाँ 2 बार मुड़ा हुआ है, ये भी यू आकार का है। और ये कैसा है, ये कोणीय है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं संरचना पेड़ों में। तो नीचे क्या है, तना का जो भाग होता है उस भाग में इतना घना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से टहनियाँ निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, वो पत्तियां निकलती हैं, वो घना होता जाता है। यहाँ पर कुछ शिखर को दिखाया गया है, शिखर आकार के वृक्षों को दिखाया गया है। शिक्षक ने बच्चों के से ऊपर देखने को कहा। तो वो शिखर जो है पेड़ का, उसको देखने के लिए बच्चों को क्या करना होगा, नीचे तो नहीं देख पाएंगे, उसके लिए उनको ऊपर की ओर देखना होगा। तो जब बच्चे ऊपर की ओर देखते हैं तो वे जो पेड़ के शिखर है उसको देख पाते हैं। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई दे रहा है। इसे बीतान या कैनोपी कहा जाता है। तो सभी तरह के पेड़ हैं जंगल में, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो वन में जो ऊंचे वृक्ष की शाखाएं हैं वो कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर लग रहा है कि जैसे छत के तरह है, और इस तरह के जो छत की तरह दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बीतान या कैनोपी कहा जाता है। तो अब यहाँ आपके लिए 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि वन अनेक जंतुओं एवं पौधों के लिए क्या प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है और भोजन भी प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है कि वन से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद हैं। तो वन से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होता है, पत्ते प्राप्त होते हैं। तो आप जो पार्टी में प्लेट में खाते हैं, ये जो पत्ते का प्लेट में खाते हैं, वो पत्ता भी कहाँ से मिलता है, वनों से ही मिलता है। तो इस तरह की गोंद मिलता है, लाख मिलता है, बहुत सारी चीजें वनों से प्राप्त होती हैं। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं वनों से, शुद्ध वायु मिलता है वनों से। तो अब यहाँ कुछ जानने योग्य बातें हैं झारखंड से जुड़ी। झारखंड राज्य में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं झारखंड में? तो वनों को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। आरक्षित वन, कुछ वन ऐसे होते हैं जो आरक्षित होते हैं, और कुछ वन संरक्षित होते हैं, और कुछ अवर्गीकृत वन होते हैं। तो इस तरह से वन को 3 भागों में बांटा गया है झारखंड में, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। दूसरे नंबर में है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, अर्थात 29.61% भाग में ही वन है। तीसरा है कि झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पोराहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है। तो झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र क्या है? पोराहाट एवं कोल्हान, ये संरक्षित वन क्षेत्र है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे और वन के महत्व को भी आप जान गए होंगे। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे का भाग है उसको हम बाद में पढ़ेंगे।